गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हाइड्रोजन चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो उसका नेम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है H2O2। तो पहले हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन हम किन किन रिएक्शन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले लिया हुआ है आपकी हाइड्रेटेड बेरियम ऑक्साइड कंपाउंड लिया हुआ है, जिसकी रिएक्शन मैंने आपकी सल्फ्यूरिक एसिड से करवाई हुई है। और सल्फ्यूरिक एसिड से करवाने के बाद यहाँ पर बेरियम सल्फेट और वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट निकलता है, और यहाँ पर आपकी क्या बनता है H2O2। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों आपके यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट यूज किए हुए हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट। उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया मैंने। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के बाद यहाँ पर पेरोक्सो डाइसल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया फर्दर, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है, और साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट और यहाँ पर 2H प्लस साइंस, यानी कि कहने का मतलब है H2SO4 मिलता है। ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये आपकी सेकंड रिएक्शन हो चुकी है, जिसके थ्रू हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन किया हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन में हम ड्यूटेरियम पेरोक्साइड का यूज फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया आपके K2H2O8, और इसकी रिएक्शन मैंने हैवी वाटर से करवाया मैंने, और यहाँ पर KdSO4 प्लस D2O2 आपके बनता है। तो ये जो मेथड है वो ड्यूटेरियम पेरोक्साइड के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, और ये एक आपकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन है ये बच्चों आपके। ठीक है, क्या है ये एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, जिसके थ्रू हमने यहाँ पर D2O2 का प्रोडक्शन किया हुआ है। नेक्स्ट आपकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जिसके थ्रू हम H2O2 का प्रिपरेशन करेंगे। इसमें हम ऑटो ऑक्सीडेशन करते हैं 2 अल्काइल एंथ्राक्विनॉल्स का। 2 अल्काइल एंथ्राक्विनॉल्स का हम यहाँ पर ऑटो ऑक्सीडेशन करने पर यहाँ पर H2O2 का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और साइड में ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम इस H2O2 और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट का जब हम अगर रिडक्शन करें पैलेडियम कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल्स वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी क्या है, एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है H2O2 के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आपकी क्या है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है आपके, वो क्या है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ये। यानी कि कहने का मतलब ये आपके एक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। जिससे हम किताब को खोलते हैं ना, तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों, जैसे या खुला लैपटॉप हो, वो आपकी इस तरह से आपके स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ओपन बुक लाइक यूं। तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है बच्चों ये। इस नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में आपके क्या है, जो डाइहेड्रल है उसकी जो पोजीशन है वो अलग अलग फेज में अलग अलग होती है। अगर मान लो H2O2 गैसियस फेज में है, तो डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू होती है 111.5 डिग्री होती है। वो अगर मान लो यही H2O2 अगर मान लो सॉलिड फेज में है, तो डाइहेड्रल एंगल की वैल्यूज क्या होगी, 90.2 डिग्री होगी आपके। तो बच्चों आपको याद रखना है यहाँ पर कि H2O2 में प्रेजेंट जो डाइहेड्रल एंगल है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ओके, इट्स क्लियर। तो डाइहेड्रल एंगल इज 111.5 degree in gaseous phase of H2O2 and 90.2 degree in solid phase of H2O2। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 110 केल्विन होना चाहिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ H2O2 स्टडी किया। ठीक है, उसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी स्टडी किया, और थोड़ा उसके फीचर्स भी यहाँ पर स्टडी किए हमने। नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि H2O2 को आप जानते हो कि बच्चों ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है, चाहे मीडियम कोई भी हो, एसिडिक हो चाहे आपके अल्कलाइन मीडियम हो। ये एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करेगा। अल्कलाइन मीडियम में भी आपकी क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो हम हर एक केस में यहाँ पर ईच केसेस में हम यहाँ पर
इसका स्टडी करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेगा और कहाँ कहाँ रिड्यूसिंग की तरह। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम और रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम क्या है आपके, जैसे मैंने देखो यहां पर देखिए पहली वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो Fe+2 कन्वर्ट इनटू Fe+3, Fe+2 कन्वर्ट इनटू Fe+3, यानी कि यहां क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है पता है, H2O2 की प्रेजेंस में। तो H2O2 यहां पर किसकी तरह वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। मीडियम क्या है, देखो एसिडिक है, मीडियम है एसिडिक। ओके, और इस एसिडिक मीडियम में ये जो H2O2 है वो Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपकी। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हुआ है इसका H2O2 का। अब देखिए लीड सल्फाइड है, H2O2 की प्रेजेंस में लीड सल्फेट और H2O में कन्वर्ट होता है, तो यहां भी H2O2 का काम क्या है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम चलते हैं, यहाँ पर रिड्यूसिंग एक्शन इज एसिडिक मीडियम। देखिए आप यहाँ पर देखिए KMnO4 कन्वर्ट इनटू Mn+2। KMnO4 माइनस में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आता है, +7 आता है, और यहाँ पर Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। तो +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ H2O2 देखो एसिडिक मीडियम में H+, एसिडिक मीडियम में देखिए, मीडियम क्या एसिडिक, तो H2O2 MnO4 माइनस को Mn+2 में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि उसको रिड्यूस कर रहा है, उसको। रिड्यूस एक्शन किसको बोलते हैं, दूसरे का रिडक्शन कर दे, खुद का ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है ना, और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है आपके H2O2। HOCl प्लस H2O2 यहां भी देखिए आपकी एज ए रिड्यूसिंग एक्शन की तरह बिहेव कर रहा है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। ओके, तो देखिए Fe+2 कन्वर्ट इनटू Fe+3, तो यहाँ ये किसकी तरह था, वही हुआ। मीडियम क्या है, बेसिक है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर देखो Mn+2 कन्वर्ट इनटू Mn+4, मीडियम क्या है, बेसिक है। ओके, तो यहां भी इसका काम वही हुआ जो ऊपर वाली Fe+2 के साथ यहाँ पर था। नेक्स्ट है आपकी रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। तो यहां पर देखिए H2O2 बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में I2 को कन्वर्ट कर रहा है, किसमें कर रहा है, I- में, यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इट इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो किसकी प्रेजेंस में हुआ ये, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में H2O2 रिड्यूसिंग एक्शन की तरह बिहेव कर रहा है बच्चों आपके। ओके, सिमिलरली इस एग्जांपल को भी ले सकते हैं, देखिए MnO4 माइनस कन्वर्ट इनटू Mn प्लस MnO2। MnO4 माइनस में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है, और यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। क्या हो रहा है, देखिए रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिडक्शन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, H2O2 की वजह से हो रहा है। तो यहाँ H2O2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग। तो ये कुछ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हुई H2O2 की, कि भाई H2O2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है इन एसिडिक एंड बेसिक बोथ मीडियम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज। इसकी स्टोरेज प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए इसको स्टोर हम कहाँ कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया आपके। तो H2O2 डिकम्पोज स्लोली ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट। अगर हम H2O2 को लाइट में एक्सपोज कर देते हैं तो ये ग्रेजुअली धीरे 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 क्या होने लगता है, ये डिकम्पोज होने लगता है, यानी कि ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है ये, ठीक है। और डिकम्पोज होकर के ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, आपके वाटर एंड ऑक्सीजन। तो H2O2 डिकम्पोज स्लोली ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट। रिएक्शन आपके ऑलरेडी गिवन हुए बेटा आपके यहाँ, देखिए H2O2 कन्वर्ट इनटू H2O प्लस O2,
ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब लाइट में अगर एक्सपोज करने पर ये डिकम्पोज हो जाता है, तो इसका मतलब हमें लाइट से बचाना पड़ेगा इसको। यानी कि इसके लिए ऐसा कंटेनर यूज करना पड़ेगा जो जिसमें कि लाइट एंटर ना कर पाए, ठीक है ना? लाइट एंटर ना कर पाए, तो यानी कि व्हाइट ग्लास में तो हम इसको नहीं रख सकते, या जो भी हो, जो ट्रांसपेरेंट कंटेनर हो जिसमें लाइट जा सकती है, उसमें तो हम इसको नहीं रख सकते, ठीक है? तो हमें ऐसा कंटेनर यूज करना पड़ेगा जिसमें लाइट एंटर ना कर सके बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन आपकी, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस और ट्रेसेस ऑफ अल्कली, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस और ट्रेसेस ऑफ अल्कली। अल्कली जानते हो बच्चों आप? जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है कि नहीं? ये सब क्या अल्कली मेटल है। ट्रेसेस यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ अल्कली हो, सम अमाउंट ऑफ अल्कली, तो प्रेजेंट इन ग्लास कंटेनर, तो द अबव रिएक्शन इज कैटालाइज H2O2 डिकम्पोज। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आपने कोई ग्लास कंटेनर लिया हुआ है और उस ग्लास कंटेनर में अगर कुछ भी थोड़ी सी अमाउंट अगर अल्कली की अवेलेबल है, या फिर कोई मेटल सरफेस है उससे अटैच्ड, टच में है, तो H2O2 क्या हो जाएगा? कैटालाइज होकर के डिकम्पोज हो जाएगा। तो बहुत ही केयरफुली रखना है बच्चों में से, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आपकी क्या है? इट इज कैप्ट अवे फ्रॉम द डस्ट। इसको हमें डस्ट से दूर रखना है। और डस्ट में क्या होता है मालूम है आपको? सिलिकॉन होता है। क्या होता है डस्ट के अंदर? सिलिकॉन होता है। तो भाई सिलिकॉन से बनी जो भी चीजें हैं ना, उनसे हमें इसको दूर रखना है, बिकॉज डस्ट कैन इंड्यूस एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। और ये जब डस्ट के का टच में आएगा तो क्या होगा? इज एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन होगा इसका, ठीक है? तो सिलिकॉन से बने हुए सब्सटेंस से तो हमें दूर रखना है। तो भाई सिलिकॉन का तो ग्लास भी बना हुआ होता है, तो इसका मतलब ग्लास कंटेनर में हम इसको रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? सिलिकॉन है ये, ठीक है ना? तो इट इज kept away from dust because dust can induce explosive decomposition of the compound. नेक्स्ट है आपकी, इट इज स्टोर्ड इन वैक्स लाइन ग्लास। वैक्स लाइन ग्लास होना चाहिए। अगर ग्लास भी यूज कर रहे हो तो इनर लेयर पे क्या होना चाहिए? वैक्स लाइन होनी चाहिए। वैक्स यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपकी क्या है? उस ग्लास के टच में नहीं आना चाहिए, कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। जैसा कि अभी मैंने आपको पहला वाला पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है? और या फिर प्लास्टिक वेसल इन डार्क। अगर हमें इसको स्टोर करना है तो वेसल्स क्या होना चाहिए? प्लास्टिक का होना चाहिए, ओके? और कैसा होना चाहिए? डार्क होना चाहिए, जिससे कि सनलाइट ना जा सके। तो हमें इसको एक तो सिलिकॉन से बच के रखना है, मेटल भी इसके कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, अल्कली मेटल्स हैं वो भी नहीं आने चाहिए, ओके? और सनलाइट की प्रेजेंस भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन से हमें इनको दूर रखना है, तो ही हम इसको स्टोरेज कर सकते हैं। तो कहाँ स्टोर कर सकते हैं? एक तो प्लास्टिक वेसल्स इन डार्क, और दूसरा वैक्स लाइन ग्लास, ठीक है? तो ऐसे से है। या फिर हमारे पास एक तरीका और है, अगर हम यहाँ पर स्टेबिलाईजर यूज कर लें। स्टेबिलाईजर का मतलब ये है कि उसको स्टेबल बनाए रखे, इजीली डिकम्पोज ना होने दे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या यूज करते हैं? आपकी यूरिया। यूरिया कैन बी एडेड एज ए स्टेबिलाईजर, जो कि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? स्टेबिलिटी, ओके? जिससे कि वो जल्दी से डिकम्पोज ना हो सके। अब आती है यूजेस पर हम, कि यूजेस क्या है इसके। तो जो आपकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो आपके हेयर ब्लीच में भी काम आता है, ठीक है? और ये एक माइल्ड डिसइंफेक्टेंट भी है और एंटीसेप्टिक भी है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका। ईयर में जो गंदगी चली जाती है ना कान में, तो कान में से गंदगी को निकालने के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं,
ठीक है, जिससे क्या है कि वो गंदगी बाहर निकल आती है। ओके, तो ये माइल्ड डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक की तरह भी वर्क करता है ये। एज ए ब्लीचिंग की तरह इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है, जैसे लेदर्स है, इनको सबको क्लीन करने के लिए वहां पर इसको यूज कर लिया जाता है। H2O2 का जो सॉलिड फॉर्म होता है ना, उसको मार्केट में पर हाइड्रोल के नाम से बेचा जाता है। H2O2 का सॉलिड फॉर्म यानी कि सॉलिड फॉर्म ऑफ H2O2 मार्केटेड एज पर हाइड्रोल। ठीक है, मार्केट में पर हाइड्रोल के नाम से इसको सेल किया जाता है। और इससे आपकी हाई क्वालिटी के डिटर्जेंट भी बनाए जाते हैं, यानी कि H2O2 को वहां पर यूज किया जाता है हाई क्वालिटी के डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज यूज इन ग्रीन केमिस्ट्री। इसको क्या है कि ग्रीन केमिस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि एज ए पॉल्यूशन कंट्रोल की तरह वर्क करता है ये। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूज हैं। तो बच्चों आज हमने स्टडी किया आपकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, जिसके बारे में हमने केमिकल उसकी प्रिपरेशन स्टडी की, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी स्टडी की, कुछ उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी की, और केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसको कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करते समय कैसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, और फाइनली हमने यूजेस का स्टडी किया था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।